हाँ, तो प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिक्षाओं पे। तो प्यारे बाबू आज से हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स और इनके साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे महत्वपूर्ण है ऑब्जर्व क्वेश्चंस पढ़ने वाले और आपके एग्जाम से पहले सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हम लोग क्या लेके आए हुए हैं, क्लास 10 के फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को लेके आए हुए। ये पूरा भौतिकी का जो पहला चैप्टर है ना प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों ना। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, जो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा क्या कह रहा है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो प्यारे बाबू आपको ये पता होना चाहिए, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रकाश का प्रदीप्त वस्तु उसको हम लोग कहते हैं। जैसे कि सूर्य हो गया, तारा हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, ये सभी प्रदीप्त वस्तु के उदाहरण है प्यारे बाबू, यानी कि जो अपना प्रकाश अपने से उत्सर्जित करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप सभी को बताना पड़ेगा क्या कह रहा है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता उसे क्या कहते हैं। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हम इससे पहले जो एग्जाम्पल दिए, सूर्य, तारा हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, ये सभी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, प्रदीप्त वस्तु के उदाहरण होते हैं। लेकिन जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं, जैसे कि कुर्सी हो गया, किताब हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सभी क्या होते हैं, अदीप्त वस्तु हो गए प्यारे बच्चों, देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए, जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, यह एक प्रकार का क्या होता है प्यारे बच्चों, ऊर्जा होता है। एक ऊर्जा का क्या होता है, रूप होता है, आपको ये पता होना चाहिए। और हमारे आंखों में संवेदना उत्पन्न होती है जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऊर्जा ऑप्शन और भी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों। तो एक बिंदु से निकल करके चारों दिशाओं में जो फैल जाती है ना प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं ना। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए चलना है प्यारे बच्चों ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे अपसारी हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसका जस्ट ऑपोजिट प्रश्न है कि वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिलती है, यानी कि चारों दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर आके मिलेगी, तो उसको हम लोग अपसारी नहीं बल्कि अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी मतलब होता है कि सभी किरणें एक जगह जमा होगी प्यारे बाबू। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वो आपस में कभी नहीं मिलती है। जैसे कि सूर्य से आने वाला जो किरण पुंज होते हैं प्यारे बच्चों, इसका किरण कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये समांतर किरण पुंज कहलाती प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। और जो सर्च लाइट या मोटर गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसके जो किरणें निकलती है ना, वो समांतर निकलती है, वो समांतर किरण पुंज की तरह व्यवहार करता है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रकाश गमन कैसे करता है। तो प्रकाश जो होता है प्यारे बच्चों, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता है। जिस तरह सांप वगैरह चलता है ना प्यारे बच्चों, वो टेढ़ी मेढ़ी चलता है, लेकिन जो प्रकाश गमन करता है ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए बच्चों। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपतन कोण जो है बच्चों किसके बराबर होते हैं। तो आपतन कोण जो होते हैं ये परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया आलम, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन क्या होते हैं बच्चों, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, जो कि यहाँ पे परावर्तन कोण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। तो आपतन कोण जब 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी ना 60 डिग्री का होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होती है, तो इसका भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रकाश की चल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो निर्वात या शून्य में प्रकाश की चल सबसे अधिक होती है पर बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। और कितना होती है आगे पढ़ेंगे। देखिए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है पर बच्चों, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था। तो ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न का आंसर, प्रकाश की चाल जो सबसे पहले ज्ञात किए थे रोमर ने ज्ञात किए थे पर बच्चों, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है कि कोण आई जो होते हैं ना प्यारे बाबू,
ये कोण आई कोण आर के बराबर होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंगों का सम्मिश्रण होते हैं बच्चों व्हाइट लाइट। जिस प्रकार इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं ना बच्चों, उसी प्रकार जो आपका ये होते हैं श्वेत प्रकाश होते हैं, इसमें भी कितने कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, बाहर निकला होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जिस भी दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ निकला रहता है, तो उसको हम लोग का चीज कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उत्तल दर्पण कहते हैं, देख सकते हैं। और ये उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में भी करते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, तो उसको हम लोग का चीज कहते हैं प्यारे बच्चों। तो अंदर की ओर जो दर्पण का सतह धंसा रहेगा ना परावर्तक सतह, तो उसको हम लोग उसका जस्ट ऑपोजिट अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए पहले तो आपको ये बताना है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, तो उसको हम लोग काजिज कहते हैं। तो समतल बोले तो समतल दर्पण में समतल होता है पहले जो परावर्तक सतह। और समतल दर्पण का उपयोग हम अपने घरों में अपने चेहरा को देखने के लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, तो उसको हम लोग काजिज कहेंगे। तो देखिएगा अवतल दर्पण कहेंगे। अब आइए पर बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि वह यंत्र जिसमें छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं पर बच्चों ना। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए वह यंत्र जिसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है, तो उसको हम लोग काजिज कहते हैं। तो स्पष्ट मतलब वही ना होता है कि बड़ा करके देखा जा सकता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा है कि दूर की वस्तु को स्पष्ट करके देखा जा सकता है। दूर की वस्तु को कैसे देखा जा सकता है पर बच्चों, स्पष्ट करके, तो दूरदर्शी हो जाएगा ना, दूरदर्शी। अब देखिए पर बच्चों आपको ये बताना है कि किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं पर बच्चों, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और ये उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग इसीलिए वाहन के साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में याद रखिएगा पर बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण हो जाएगा, हेडलाइट ना पूछा गया है, तो हेडलाइट हो जाएगा पर बच्चों अवतल दर्पण ना। अब आइए पर बच्चों देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं। तो दर्पण का द्वारक कहते हैं पर बच्चों, किसी भी दर्पण की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वो रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरेगा, तो उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं बच्चों। ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फोकस कहते हैं, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हम आपको बार बार बताते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो डॉक्टर लोग ईएनटी मेडिकल फील्ड में जो होता है ना, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर लोग ईएनटी के रूप में वो लोग मतलब उसको देखने के लिए, जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है पर बच्चों। ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पर बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए पर बच्चों आपको ये बताना है कि उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है पर बच्चों, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें प्रतिबिंब जो बनता है ना पर बच्चों, बड़ा बनता है, याद रखिएगा। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है पर बच्चों, वस्तु से बड़ा बनता है, और यहाँ पे उल्टा बनता है ना। यहाँ पे 30 का जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बेझिझक बता सकते हैं, बराबर छोटा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है बच्चों, ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछा गया है, तो क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक, उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। अब देखिए दर्पण सूत्र इनमें से कौन है बच्चों, हम लोग जानते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होते, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, इसका प्रकृति कैसा होता है।
तो काल्पनिक होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों? तो देखिएगा यहाँ पे इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए, बड़ा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण में बनता है प्यारे बच्चों? तो अवतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि गोले दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? एफ बराबर आर बाई टू होता है प्यारे बच्चों, एफ बराबर आर बाई टू, जो कि ऑप्शन नंबर सी नहीं बल्कि यहाँ पे एफ बराबर आर बाई टू यहाँ पे हम बोले ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसको जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे एफ बाई टू हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा पर जो 2f हो जाएगा ना, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो। अब देखिए पर जो आपको बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो कौन सा दर्पण का होता है प्यारे बाबू? तो इसको ध्यान में रखिएगा, अवतल दर्पण का होता है। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ना, ठीक है ना ये पर बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है पर बच्चों। अब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो आभासी प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ समतल तथा उत्तल दर्पण में बनेगा प्यारे बच्चों ना। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा गया है, तो कैसा होता है बच्चों? देखिए आभासी तथा बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो एफ का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी एफ बराबर आर बाई टू होता है, तो आर बराबर 2f हो जाएगा, यानी कि 40 सेंटीमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आइए प्यारे बाबू आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है प्यारे बच्चों किस दर्पण के द्वारा? तो देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण के द्वारा मिल सकता है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों? हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है सीधा प्रतिबिंब बनता है, ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपन से निकल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पारदर्शी पदार्थ कहते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, तो जो सोलर कुकर होता है प्यारे बच्चों इसमें हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आपतन बिंदु पर उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की क्या होती है प्यारे बच्चों? फोकस दूरी एफ बराबर आर बाई टू होता है, जो कि आधी होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है प्यारे बच्चों? आपको पता होना चाहिए, काल्पनिक बनता है प्यारे बच्चों और उल्टा बनता है ना, याद रखिएगा। काल्पनिक और सीधा ना बनता है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या एक उत्तल दर्पण बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, ये ना पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काल्पनिक और हरासित। क्या हो जाएगा? काल्पनिक और हरासित। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, तो 8 क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अपारदर्शी पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एक तरह का टेस्ट समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चंस को पढ़ लिए हैं और यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो 50 ऑब्जर्व क्वेश्चन आपको बताइए, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था ना। और तो बच्चों फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ, अगला चैप्टर के साथ। तो बच्चों थैंक यू वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए।